हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस जिला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे? यार पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आगे आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर आप अगर क्लास 11th के अंदर हो या फिर क्लास 12th के अंदर हो या फिर आप नीट 2021 दोगे नेक्स्ट ईयर, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइज़, क्योंकि आज से मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम क्लास 11th एंड 12th का और साथ ही साथ नीट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा आपको दो सब्जेक्ट्स, जिसका नाम है फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री। मैं आपको बायो और केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और फिजिक्स के लिए आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो बेसिकली आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, बिना टाइमिंग गवाए अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। और वो हमारा मेन पॉइंट है आज का, कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम बेसिकली हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा हमारा क्लास 12 बायोलॉजी के ऊपर। क्लास 12 बायो के ऊपर हमारा लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर को आपको दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जिसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है या फिर आप इसको टेस्ट देना चाहते हैं या फिर आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम करने वाले क्या हैं। मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिना प्लान के कोई भी काम मैं नहीं करता। तो मैंने प्लानिंग की है कि मैं अपने इस चैनल पर क्या करूँगा आने वाले टाइम में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने क्या काम किया है। मैंने ये सोचा है कि आपको 1 अक्टूबर से फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 1 अप्रैल तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल तक, अप्रॉक्सीमेटली 1 अप्रैल तक मैं आपको नीट का और सीबीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है साइंस जिला चैनल। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वीडियो डालूंगा। मैं एनसीईआरटी और जितने भी हमारे पढ़ाई के रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपने वीडियोस देखी होंगी कि जैसे जुगनू कैसे जलते हैं, इंटरनेट पॉल्यूशन, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ हम पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि हमें बाहरी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें अपने पढ़ाई पर मेन फोकस करना है। उसके बाद मैंने ये कोशिश की है कि हमारा पूरा का पूरा मेन फोकस रहेगा हमारा एमसीक्यू पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बेसिक कंसेप्ट्स पर। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। साथ ही साथ हम अपने बेसिक कंसेप्ट्स को भी देखेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक पर ध्यान देने वाले हैं, ऑर्गेनिक के अंदर ध्यान देने वाले हैं। फिजिकल को भी तो हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन बायो के अंदर भी गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बायो बहुत ज़्यादा आसान है, बायो सिर्फ पढ़ने की है, रटने की है, बायो आराम से हो जाती है। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर बायो को आपको लगता है कि बायो बहुत आसान है, तो बायो अगर आपको आसान लगती है तो वो जब ही आसान है जब आप अपने नीट के अंदर 45 मिनट से कम टाइम में आप 320 नंबर अगर लेके आते हो, तो इसका मतलब आपकी बायो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नीट का पेपर देके आया था और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स 320 से ज़्यादा आ रहे हैं 45 मिनट्स के अंदर, तो समझ लीजिए कि आपकी बायो आसान है, आपको बायो आती है, आपके इस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं आती तो फिर समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है। साथ ही साथ हम इस चैनल पर क्या करने वाले हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराऊंगा। जो भी मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको डीपीपी देता जाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है गाइज। और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी, सारी की सारी हम टेलीग्राम चैनल पर कवर करते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको पता है मेरा साइंस जिला नाम है उसका, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब जितने भी आपको मैं पीडीएफ वगैरह दूंगा, जैसे कि ये जो आपको स्लाइड दिख रही है सामने, नीट 2021 लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ जितनी भी बुक्स हैं नीट से रिलेटेड, सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और जितनी भी ऑल द फ्री बुक्स, जितनी फ्री बुक्स हैं और डीपीपी, सारी की सारी कहाँ अवेलेबल होंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो गाइज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अगर किसी को नहीं पता कि टेलीग्राम क्या होता है, तो प्ले स्टोर पर जाओ, टेलीग्राम सर्च करो, एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर सर्च करो साइंस जिला, और वहाँ पर सब्सक्राइब नाउ का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो, आप ज्वाइन हो जाओगे। उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है हमारे साइंस जिला के नाम है हमारे यूट्यूब पे। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी हमारा नाम है साइंस जिला।
आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मेरा नाम दे सकते हो कि @अलमदअली05 इस नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हो। तो अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। देखिए यार, मैं आपको बताता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 2 है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं NCERT को रिलेटेड और साथ ही साथ नीट के रिलेटेड। जो भी नीट के सिलेबस है उसके अंदर से मैंने सारी चीज़ें पढ़ी और मैंने CBSE बोर्ड का भी सिलेबस देखा, तब जाके मुझे समझ में आया कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ये रहे आपके सामने। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के रिलेटेड तकरीबन शायद 2 या 3 वीडियोज़ आएंगी। और मैं करने वाला क्या हूँ गाइस, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ आपको बायो का। ये है क्लास 12 का चैप्टर। क्लास 12 का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कराऊंगा क्लास 11 का चैप्टर, यानी कि हम अल्टरनेट क्लास करेंगे, जिसके अंदर हम पहले क्लास 12 की बात करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 11, फिर क्लास 12, फिर क्लास 11। इससे ऐसा क्यों करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम क्लास 11 को भी रिवीजन करते रहेंगे और क्लास 12 का भी, और जल्दी से हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक तो ये है फ्लोर स्ट्रक्चर। फ्लोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेसिकली, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आप टॉपिक का नाम लिख लो, एक पेन कॉपी निकाल लो और आराम से इस टॉपिक्स को लिखो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना, क्योंकि ये CBSE बोर्ड और साथ ही साथ नीट के अंदर, दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। चलो तब आगे बात करते हैं। देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। जो डेवलपमेंट होता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है CBSE बोर्ड में और नीट के अंदर भी। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा किस वैरायटी के क्वेश्चंस, किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनेशन, टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स, कि पोलिनेशन क्या होता है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं और किसके द्वारा होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से होता है, लेकिन एजेंसीज पता करना है। एजेंसीज का मतलब है कि वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, या फिर स्नेल्स के थ्रू, एंट के थ्रू, किसके थ्रू होता है, या फिर वाटर के थ्रू, या फिर वाइंड के थ्रू, उसको बोलते हैं एजेंसीज। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ हमें इसके एग्जाम्पल भी पढ़ना है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इस चैप्टर से अगर पूछे जाते हैं तो मैं कहूँगा पोलिनेशन के अंदर से पूछे जाते हैं। हाइड्रिला, वेलिशनेरिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर से पोलिनेशन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बढ़िया वाले। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक पोलन ग्रेन किस तरह वो स्कैनिंग होती है स्टिग्मा पे जाके। जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरता है तो वो स्टिग्मा किस तरह उसको एक्सेप्ट करती है और किस तरह उसको रिजेक्ट करती है, वो होता है पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। मैं आपको बता दूं, CBSE बोर्ड वालों के लिए तो ये डू और डाई टॉपिक है कि ये करके ही जाना है आपको, क्योंकि इसके अंदर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोर करूँगा इस चैप्टर के अंदर या फिर सारे लेक्चर्स के अंदर। मैं आपको बेसिकली चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, बिल्कुल NCERT की लाइन टू लाइन में आपको एक एक शॉर्ट नोट्स दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, क्योंकि जो भी नीट का टॉपर होता है या फिर CBSE का टॉपर, उससे आप पूछोगे तो वो हमेशा यही बताया कि मैंने अपना ज़्यादा फोकस किया एक चैप्टर को पढ़ने में और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। जो उसका मेन फोकस रहता है कि मैं चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊं, ताकि उनको आइडिया हो जाता है कि एक एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करता है, किस तरह बनाता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एक एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का किस तरह डेवलपमेंट होता है। आपको पता होगा कि कभी आपने नारियल देखा होगा, नारियल के अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, और जिसको हम खाते हैं वाइट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, तो वो किस तरह बनता है, इस चैप्टर के अंदर सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड, एक सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का फॉर्मेशन कैसा होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्पेशल मोड्स। स्पेशल मोड्स क्या है, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी और सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये नीट के लिए भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ CBSE बोर्ड के लिए। तो जो बच्चे क्लास 12 में हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और क्लास जो भी बच्चे नीट 2021 देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज अब चैप्टर नंबर 2। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया किसी को तो शेयर कर दो, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, भाई है, फिर बहन है, जो भी है,
जो भी क्लास 12th के अंदर है या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो चैप्टर का नाम आपको जैसे पता चली गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले, मैं आपको बोर नहीं करने वाला, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखिए यार, जो फ्लावर होता है बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो फ्लावर है, फ्लावर यानी फूल, वो बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन और कार्पल इसको हम बोलते हैं। तो एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं, मेल पार्ट, गाइनोशियम को फीमेल पार्ट बोलते हैं। जो कैलेक्स और कोरोला है वो सेपल और पेटल्स है, ये अब तो बेसिकली आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड्रोशियम, जिसको हम मेल पार्ट बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डज कंसिस्ट ऑफ ए वॉल ऑफ स्टेमन्स। जो भी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है स्टेमन से मिलके। बहुत सारे स्टेमन मिलके एक एंड्रोशियम बनाते हैं। ठीक है, तो एक स्टेमन कैसा दिखता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यार, जो स्टेमन होता है बेसिकली वो मिलके बना होता है एक फिलामेंट से और साथ ही साथ एक एंथर से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखिए, मेरी तरफ ज़्यादा मत देखिए, स्क्रीन पे देखिए कि फिलामेंट और एंथर से मिलके बना होता है। फिलामेंट और एंथर कैसा होता है मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक फिलामेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये एक एंथर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। गाइस ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ एनसीईआरटी पे आधारित है, यानी कि एनसीईआरटी से ली गई है। इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जो एनसीईआरटी से बाहर हो, और कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो एनसीईआरटी में ना हो। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि एंड्रोशियम, मैंने आपको बता दिया कि होता है क्या है। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है। और साथ ही साथ अगर गाइनोशियम की बात करें तो जो गाइनोशियम होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये किससे मिलकर बना होता है, ये बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी से मिलकर ये बना होता है गाइनोशियम। अब बात करते हैं मेल पार्ट की। सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेल पार्ट, यानी कि एक मेल पार्ट किससे मिलकर बना होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह एक पोलन ग्रेन बनता है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और एंड में आपके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं आपको नीट के और बोर्ड के क्वेश्चंस पक्का कराऊंगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंथर के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, अभी मैंने आपको बताया कि फिलामेंट क्या होता है। इट इज़ अ लॉन्ग, थिन एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जॉइंस द स्टेमन टू द थैलेमस। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो है ये लॉन्ग है और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या काम करता है, ये थैलेमस पार्ट को जोड़ता है फ्लावर से। ये जहाँ जुड़ा होता है उस पार्ट को बोलते हैं फ्लावर से। जिस पार्ट से जुड़ा होता है ना फ्लावर पे, उस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस पार्ट। और अगर इस थैलेमस पार्ट से कोई फ्रूट बनता है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। मैं आपको आगे बताऊंगा, आप अपने एनसीईआरटी पेज नंबर 36 पे जाके देख सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में वहाँ पे लिखा हुआ है कि थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन एंड डेट फ्रूट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल एक फ्रूट, फॉल्स फ्रूट है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखो, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आप कि फिलामेंट के बारे में तो मैंने बात कर ली। फिलामेंट होता क्या है, एक स्टेमन 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। ठीक है, जो फिलामेंट होता है ये पहली बात लॉन्ग होता है, थिन होता है और स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये किसको जोड़ता है, स्टेमन को किससे जोड़ता है, थैलेमस से। ठीक है गाइस, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो अब बात करते हैं एंथर की। तो एंथर बेसिकली क्या होता है, ये 3 तरह का हो सकता है एंथर। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये 3 तरह से हो सकता है। ये हो सकता है डाइथिकस, या फिर हो सकता है ये बाइलोब्ड, या फिर हो सकता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अगर ये डाइथिकस है, आई सॉरी यार ये मैंने कर दिया गलती, तो अगर ये डाइथिकस है तो इसके पास क्या होंगे, 2 थीका होंगे। डाइथिकस का मतलब यह है कि इसके पास 2 थीका होंगे। अभी मैं आपको आगे जब इसका डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डाइथिकस कहते किसे हैं। अब देखो, या तो हो सकता है ये बाइलोब्ड, जिसके पास 2 लोब हो, जिसके पास 2 लोब हो। आपने कभी मूंगफली खाई है, ऑब्वियसली बात है खाई होगी, तो आपने देखा होगा जब भी आप मूंगफली को तोड़ते हो कभी कभी उसमें 2 दाने निकलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उस मूंगफली में 2 दाने थे, यानी कि 2 लोब थे, तो उसको हम बोलते हैं 2 लोब्स। तो जो एंथर है वो 2 लोब का भी हो सकता है। और साथ ही साथ वो कैसा हो सकता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो सकता है। और इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे चारों कॉर्नर पे। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मतलब है 4 गोनल, यानी कि 4 साइडें होंगी और चारों साइड पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया कहते किसे हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो भी एंथर है वो 3 तरह से हो सकता है। वो 3 तरह कौन कौन से, डाइथिकस, बाइलोब्ड और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेल पार्ट किससे मिलकर बना होता है। फिलामेंट प्लस एंथर इज इक्वल्स टू स्टैमन, और बहुत सारे स्टैमन मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फिलामेंट होता है, ये पूरा का पूरा एक फिलामेंट है, और ये पूरा जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये बाइलोब्ड, ये क्या है, एंथर है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि बाइलोब्ड एंथर, ये लिखा हुआ है एंथर, ब्रैकेट में लिखा है बाइलोब्ड। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लोब बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंथर है ये बाइलोब्ड है। ये 3 तरह के हो सकते हैं, तो इसमें पहला वाला कौन सा है, और सेकंड वाला बाइलोब्ड, इसके अंदर 2 लोब होंगे। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, ये जो ऊपर है, अगर हम, बिल्कुल ध्यान सुनना मेरी बात, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हम एक एंथर को ट्रांसफ़र सेक्शन में काट दें, ट्रांसफ़र सेक्शन में काट दें तो होगा क्या, हमें जो दिखाई देगा एंथर वो बेसिकली टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर हम ट्रांसफ़र सेक्शन में काटते हैं तो हमें दिखाई देगा कैसा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो एक थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, जिसके अंदर आपको दिखाई दे सकता होगा यहाँ पे, ये उसको पोलन सैक बोलते हैं। ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हैं जो कि यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, और इसको हम पूरा का पूरा बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और जो यहाँ पे जहाँ से निकल रहे हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहाँ से पोलन ग्रेन सेट होते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। गाइस मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूँगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो, आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ आपको। अब ज़रा देखो आगे, अगर आपको अपने मार्क्स मैक्सिमाइज़ करना है, जो एनसीईआरटी में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो क्या क्या है बिल्कुल ध्यान सुनना। देखो यार, जो भी मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स किसे कहते हैं, अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर मोनोकार्पिक प्लांट्स, तो मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लोरिंग और फ्रूटिंग सिर्फ एक बार ही करते हैं पूरी लाइफ में। कोई ऐसा फ्लोर या फिर ऐसा प्लांट लो जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही फल दे या फिर फूले, सिर्फ एक ही बार फल दे, वैसे प्लांट्स को बोलते हैं, ऐसे पेड़ों को बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मतलब जो कि ज़िंदगी में पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लोरिंग और फ्रूटिंग करे, उनको बोलते हैं हम मोनोकार्पिक प्लांट्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बताओ, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, बैम्बू ट्री। बहुत बढ़िया, इस चैप्टर 1 के अंदर है बैम्बू ट्री, जो कि अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर सिर्फ एक ही बार फ्लोरिंग करता है। अब ये 2 तरह का हो सकते हैं, एनुअल और बाइनियल प्लांट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम पॉलीकार्पिक के बारे में। ये हमारा मोनोकार्पिक कंप्लीट हो गया, अब ये पॉलीकार्पिक के बारे में बात करते हैं। देखो यार, जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली कैसे प्लांट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम, यानी कि इसका ठीक रिवर्स है। मोनोकार्पिक किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक बार फ्लोरिंग और फ्रूटिंग करते हैं, लेकिन पॉलीकार्पिक किसे कहते हैं, जो बहुत बार फ्रूटिंग और फ्लोरिंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, तो बेसिक बात है कि ये बहुत बार फ्रूटिंग और फ्लोरिंग करेंगे, तो ये अपने पूरी लाइफ स्पैन के अंदर बहुत बार फ्रूटिंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरिनियल प्लांट्स, इसका एग्जांपल याद रखना आपको कि पेरिनियल प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, बैम्बू, पाम्स, बनाना और सेंचुरी प्लांट, यानी जिसको हम साइंटिफिक नेम है अगेव अमेरिकाना, आर पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, पेरिनियल प्लांट्स हैं, बट दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट्स। यहाँ ध्यान दो यार, देज आर मोनोकार्पिक प्लांट्स, यानी कि पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार, जैसे मैंने आपको बताया था बैम्बू के बारे में, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार क्या करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ें। मैंने आपको बताया कि एक फ्लोर 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, ठीक है, जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं सेपल, पेटल और स्टैमन और कार्पल। ये 4 चीज़ें होती है जिससे एक फ्लोर बनता है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ यहाँ पर, इसलिए डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो बना हुआ है एक फ्लोर, ये बहुत जगह यार, बहुत ज़्यादा, अगर आप क्लास 10th में देखो तो क्लास 10th में भी डायग्राम बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम ज़्यादा दिखाया भी नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, बीच में एक स्टाइल है स्टिग्मा, ये ओवरी, ये हो गया गायनोशियम, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, गायनोशियम, ठीक है। बीच में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एंथर्स, यहाँ पे बहुत सारे एंथर है, और जिस एंथर के ठीक नीचे क्या है, ये लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, मैंने क्या बताया था आपको भी, ये है फिलामेंट, और साथ ही साथ ये जब आपको दिखाई दे रहा है ये है पेटल, जिसको जो भी, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, सेपल। तो सेपल, पेटल्स और ओवरी, ठीक है, क्या नाम है, एंड्रोशियम और गायनोशियम को मिला के क्या बनता है, एक पूरा एक फ्लोर बनता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि फिलामेंट और एक एंथर किसके पार्ट होते हैं, स्टेमन के। फिलामेंट कैसा दिखाई देता है, लॉन्ग थिन स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि स्टेमन को किससे जोड़ता है, थैलेमस पार्ट से। फिर मैंने उसके बाद आपको ये बताया कि एक एंथर जो होता है वो बेसिकली
क्या क्या कंटेन करता है, ये पोलन ग्रेन को कंटेन करता है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। ये एंथर किस तरह हो सकता है, मैंने आपको बताया कि ये डाइथिकस हो सकता है, इसके बाद ये बाइलोड हो सकता है, इसके बाद ये टेट्रागोनल भी हो सकता है। मैंने आपको तीनों के तीनों बताए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये फिलामेंट है, ये एंथर है, इसके बारे में स्ट्रक्चर बताया सब कुछ, मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक के बारे में बताया मैंने, और एक्सेप्शन बताया मैंने कि क्या हो सकता है कि जो बैम्बू ट्री है, आपको बताया मैंने बैम्बू ट्री कुछ फ्लोर्स ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूँ, चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना नाम से एक फ्लोर है, ठीक है। वो हमेशा 12 साल में सिर्फ एक बार फ्लोरिंग करता है, यानी कि वो हो सकता है एनुअल प्लांट है, यानी कि साल में एक बार, कुछ सालों में एक बार, यानी 12 साल में क्यों करता है वो, 6 साल में क्यों नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सिर्फ एक बार ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइज, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और जो भी आपको सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी, और मैं बिलीव करता हूँ आप पे कि आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे, और मुझ पर भी बिलीव करो, आपकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी फेक चीज़ नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ, क्योंकि बनाने से पहले मुझे बहुत बार पढ़ना होता है, और बिल्कुल ऑथेंटिक और प्योर कंटेंट आपको देता हूँ मैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको पहले मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा, जो कि ये डायग्राम है, ये है एक एंथर का डायग्राम। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अच्छे से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम, इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड हो जाइएगा, मैं आपको सही से दिखाता हूँ। तो मैं इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस वाले डायग्राम की। आप अपने एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हैं कि एक किस तरह एक एंथर दिखाई देता है। बेसिकली एक एंथर के चारों कोने पे क्या होते हैं बताओ, मैंने आपको अभी बताया था टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये डायग्राम है टेट्रागोनल, चारों कोने पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। ये एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है चारों कोने पे। सो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। देखो यार, जो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ समझिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, ये आगे चल के क्या बन जाता है, पोलन सैक। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, पोलन सैक बन जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के, ठीक है। तो दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स। ये पूरे पूरे लॉन्गिट्यूडनली क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं बताओ, इनके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एक पूरा एक एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। और जो एंथर का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ मैं, वो एंथर का स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल, जिसके चारों साइड्स पे एक एक क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये चार लेयर से, 4 दीवारों से घिरा हुआ होता है। कौन कौन सी दीवारें हैं ये बताओ, सबसे पहले एपिडर्मिस, बहुत बढ़िया, एपिडर्मिस। इसके बाद क्या आता है, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये किसके 4 दीवारों से घिरा हुआ होता है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। ये 4 तरह की लेयर्स होती हैं जो कि इसको घेर के रखती हैं। अगर आप अपने क्लास 12th की अपने एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये वाला जो डायग्राम है आपकी बुक में, ये वाला डायग्राम आप खोल के देखिए एक बार, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस पर पीडीएफ पे थोड़ा छोटा है, इस वजह से आपको दिखा नहीं सकता मैं। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 तरह के लेयर्स है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। मैं आपको साथ ही साथ इस पीडीएफ के साथ साथ थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बाहर का बताऊँगा, जिसकी वजह से आपको नीट एग्ज़ाम के अंदर भी अच्छा स्कोर करने की हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, एपिडर्मिस गाइस हमेशा सबसे आउटर लेयर होती है, उसके बाद कौन सी लेयर आती है, एंडोथीशियम, उसके बाद आती है मिडल लेयर, उसके बाद आता है टैपेटम। अब जो मिडल लेयर होती है, ये मिडल लेयर 9 से 10 लेयर्स होती हैं। अभी जो टैपेटम है, सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं टैपेटम के ऊपर। टैपेटम का फंक्शन क्या होता है, टैपेटम कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, कौन सा न्यूक्लिएट होता है, सब सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं टैपेटम के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो पहले आप स्ट्रक्चर देख लो कि यहाँ पर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, इसके बाद है यहाँ पर मिडल लेयर, फिर इसके बाद है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखने वाले हैं आगे वीडियो में, ठीक है। अब देखना बिल्कुल, यहाँ पे है टैपेटम को आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है। जब मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, ये थोड़ा टेक्स्ट दिख नहीं रहा इस वजह से। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टैपेटम है, टैपेटम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टैपेटम के बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले। ये जो टैपेटम है ना, ये टैपेटम बिल्कुल लास्ट के लेयर है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, जो टैपेटम है
ये टैपेटम जब भी पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, एक एंथर के अंदर। अभी जो एक एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनना है ना, इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? आपको बेसिकली पता होगा कि जब माँ के पेट में कोई बच्चा होता है तो उसको प्लासेंटा के थ्रू सारा का सारा खाना न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक इसी तरह किसी भी पोलन ग्रेन को डेवलपमेंट के लिए कहाँ से खाना मिलता है, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, ये मिलता है टैपेटम से। अब देखो, ये तो आपने पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी में पढ़ लिया कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन नीट के अंदर क्या सवाल पूछता है? नीट के अंदर सवाल ये पूछता है कि न्यूट्रिशमेंट में क्या देता है, खाने में क्या देता है। ओबेसी बात है, खाने में क्या देगा, वाटर देगा और प्लस में एंजाइम देगा। तो पेपर में एक बार पूछ लिया था कि एंजाइम का नाम बताओ, तो ये एक एंजाइम देता है टैपेटम, एंजाइम प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सेलेज, सेलेज एंजाइम, CALLASE, सेलेज एंजाइम, जो कि सेलोज नाम की एक लेयर को डाइजेस्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार पूछा गया था, इसलिए मैं ज़्यादा इसको महत्व नहीं दे रहा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखना यार, पहली बात यहाँ समझो कि पोलन सैक के बारे में ध्यान देते हैं। देखो पोलन सैक बेसिकली होता है क्या है, 4 पोलन सैक्स आर प्रेजेंट इन एन एंथर, 4 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं एक एंथर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया चारों कोने में एक एक पोलन सैक है। ठीक है, अब देखो पोलन सैक्स आर आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पोलन सैक को ही हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल लें। ठीक है, इनसाइड द पोलन सैक्स माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये गाइस सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है। देखिए क्या है ये, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि जो पोलन सैक है, ये पोलन सैक है एंथर के चारों साइड्स पे, यानी कि जो एंथर है वो टेट्रागोनल है, इसके हर एक साइड पर क्या है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया को मैं पोलन सैक बोल रहा हूँ। अब ये जो पोलन सैक है, इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स। ये बाइस इसको ध्यान दो, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कौन सा डिवीज़न करते हैं, मियोटिक डिवीज़न करके बनते हैं। कौन करता है डिवीज़न, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवीज़न करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोटिक डिवीज़न करते हैं पोलन सैक के अंदर, और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स। और यही माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या बनते हैं, बताओ, बहुत बढ़िया, पोलन ग्रेन्स। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल भी बोर नहीं होना, क्योंकि गाइस ये चैप्टर इतना बड़ा है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल याद कर लिए, डेफिनेशन याद कर लिए और चले आता है पेपर देने के लिए। लेकिन इस पेपर के अंदर से बिल्कुल बारीक बारीक सवाल पूछता है कि मियोटिक डिवीज़न ही क्यों करता है, मियोटिक डिवीज़न होता क्या है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 10 साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर पढ़ा होगा मियोटिक डिवीज़न क्या होता है। मियोटिक डिवीज़न क्यों कर रहा है अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने पढ़ रखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक करके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो यार, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से एक सॉरी मैंने क्या बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। देखो यार, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, सेम टू सेम यही डेफिनेशन है, कॉपी पेस्ट कर रखा बस यहाँ पे, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल, या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में कंफ्यूज मत होना। मेगास्पोर्स के अंदर फीमेल्स गैमेट्स बनते हैं, लेकिन पोलन मदर सेल के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कौन सा डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न यहाँ ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने पेपर के अंदर डिवीज़न नहीं लिख के आओगे, अगर आप अपने पेपर के अंदर डिवीज़न नहीं लिख के आते, मियोसिस डिवीज़न नहीं लिख के आओगे, तो गाइस नंबर कटने तय है, ये बात ध्यान रख लो। तो आपको करके क्या आना है, मियोसिस डिवीज़न के थ्रू क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स नहीं बनते, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और यही माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या बनते हैं, बताओ, यही माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान समझना कि एक एंथर है जिसके ऊपर 4 साइडेज है। ठीक है, मैंने बताया था कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इन चारों कोनों पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया को मैं पोलन सैक बोल रहा हूँ। इन्हीं पोलन सैक के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। मियोटिक डिवीजन करने के बाद डिवीज़न किसका होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का डिवीज़न होता है, और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर पूछ सकता है कि डिवीज़न कौन सा होता है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे कि किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखो अब बात करते हैं हम स्पोरोजेनिक टिश्यू के बारे में। सबको रब कर देता हूँ, थोड़ा रूट टाइप का लग रहा है इस वजह से। ठीक है, चलो
तो हम बात करते हैं हम स्पोरोजेनिक टिश्यू के बारे में। देखो स्पोरोजेनिक टिश्यू होता कहाँ पर है बेसिकली, आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया होगा कि स्पोरोजेनिक टिश्यू मैंने आपको यहाँ दिखाया। स्पोरोजेनिक टिश्यू बेसिकली यहाँ होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप स्पोरोजेनिक टिश्यू इस जगह पे होता है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में ये टिश्यू होता है। स्पोरोजेनिक टिश्यू होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स दैट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ यंग एंथर। यानी कि ये क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि सेंटर पे होता है एक एंथर के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बिल्कुल ध्यान समझना, ये वाली साइकिल गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज नीट 2021 के लिए। देखो यार क्या है कि जो भी सेल्स हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू के, वो करते क्या हैं, डिवीज़न करते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और पोलन मदर सेल्स बनाते हैं। हम इनको एमएमसी बोल सकते हैं या फिर पीएमसी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछे कि पोलन मदर सेल्स की प्लॉइडी क्या होती है, ये डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड, तो आप लिख के आओगे ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड। दोबारा समझो, जो भी सेल्स हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू के, टिश्यू कहते हैं किसे हैं, टिश्यू बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो जो भी सेल्स हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू के अंदर, वो क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल, पीएमसी बोल सकते हैं, जिसकी डिप्लॉइडी होती है 2n। ये डिप्लॉइड होते हैं। अब क्या होता है, ये मियोसिस करते हैं। क्या करते हैं गाइस, बिल्कुल ध्यान समझना। अभी तो मैंने आपको बताया कि पोलन मदर सेल्स क्या करते हैं, डिवीज़न करके क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स। तो ये मियोसिस डिवीज़न करेंगे, ये करेंगे मियोसिस डिवीज़न और क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, n, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, n। गाइस आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको प्लॉइडी पता करनी है किसी की भी, तो आप नंबर क्रोमोसोम से पता कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी भी दुनिया में कोई भी गैमेट है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जितने भी गैमेट्स हैं सबकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है। जो भी गैमेट होगा उसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी। आप आँख बंद करके टिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी क्या है, n, ठीक है। लेकिन जो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन, उसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि जो भी सेल्स हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू के, उसने डिवाइड करके क्या बनाया, माइक्रोस्पोर्स और पोलन मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी है 2n, जिसकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड। और इन्होंने क्या किया, मियोसिस डिवीजन किया और इन्होंने क्या बना दिया, 4 माइक्रोस्पोर्स बना दिए और इनकी प्लॉइडी क्या है, n, यानी कि ये सारे के सारे हैप्लॉइड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और डिवीजन कौन सा किया उन्होंने, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन किसे कहते हैं यार, आपको समझ में आना चाहिए। मियोसिस डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा वो इसी के ऊपर आएगा, चैप्टर नंबर 10 क्लास 11, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो मैंने आपको समझाया है कि देखो सेल्स जितने भी होते हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू को, डिवीजन करने के बाद क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, फिर डिवीजन करते हैं मियोसिस और ये बनाते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और ये क्या होता है, रिलीज्ड विद डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि फिर इसके बाद रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये प्रोसेस होता है सारा का सारा स्पोरोजेनिक टिश्यू के साथ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टार्टिंग कैसे होती है, जो भी पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो बनते हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू से। मैंने आपको पूरी साइकिल दिखा दी, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोलन ग्रेन्स के बारे में। बिल्कुल ध्यान समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। जो भी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन क्या है, इट इज़ अ मेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज ए मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करके बात करते हैं फटाफट। देखिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पोलन ग्रेन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ठीक है। देखो जो वायबिलिटी है, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कहाँ तक होती है, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी मतलब इट इज़ ए पावर टू फर्टिलाइज एन एग, यानी कि पोलन ग्रेन के पास एक ऐसी ताकत होती है जो कि जाके फर्टिलाइज करेगा। अगर ये अपनी वायबिलिटी खो देता है तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, इसका रहने का ना रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये पोलन ग्रेन जो भी है इसकी वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स इन व्हीट एंड राइस स्पीशीज़, ठीक है। तो जब 30 मिनट तक इनकी स्पीशीज़ के अंदर राइस, चावल और गेहूँ के अंदर इनकी वायबिलिटी 30 मिनट तक रहती है मैक्सिमम। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ महीनों तक रह सकती है इसकी वायबिलिटी किस मैमल्स के अंदर, रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी के अंदर। इन कुछ स्पीसीज़ हैं दाल के पौधे, ठीक है, और कुछ रोज़ के पौधे हैं, इनकी स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर
क्या हो सकता है कि इनकी वायबिलिटी महीनों तक मेंटेन हो सकती है। मेंटेन यानी कि कह सकते हैं पोलन ग्रेन की वायबिलिटी महीनों तक इनके अंदर रहती है, साफ बात, ठीक है। अब बात करते हैं इनका साइज़, इनकी साइज़ क्या होती है। देखो पोलन ग्रेन का साइज़ होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर ध्यान समझना, बच्चे बहुत सारे रेडियस लिख के आते हैं लेकिन गलत है। 25 से 50 माइक्रोमीटर। आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। एक बार मैंने देखा था कि इसके अंदर एक सवाल पूछा गया था कि इसके साइज़ का साइज़ क्या होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, जनरली स्फेरिकल, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर कि जो भी पोलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक बाहर की लेयर एक्साइन, ठीक है, और अंदर की लेयर इंटाइन। जो बाहर की लेयर होती है एक्साइन आउटर लेयर होती है और थिक होती है, हार्ड होती है एंड रिजिड होती है, ठीक है। और ये किसकी मिलके बनी होती है बताओ, ये मिलके बनी होती है स्पोरोपोलिन की, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये स्पोरोपोलिन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो स्पोरोपोलिन है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है आज तक का, ठीक है। इसके ऊपर आप एसिड गिर दो, बेस गिर दो, कुछ भी टेम्परेचर दे दो, ये ऐसी कैसी रहेगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये कहाँ किससे मिलकर बना होता है, ये स्पोरोपोलिन से एक्साइन, ठीक है। अब देखो अभी जो इंटाइन है ये इनर लेयर होती है। इंटाइन क्या है, इनर लेयर, ठीक है। ये क्या होती है, थिन होती है, थिन यानी पतली, और कंटिन्यूस लेयर होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, लेकिन एक्साइन कंटिन्यूस नहीं होती। जहाँ भी एक्साइन एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अब लिखा हुआ जर्म पोर बोलते हैं हम, जहाँ भी एक्साइन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं हम जर्म पोर। और वहीं से क्या होता है, पोलन ट्यूब वगैरह जाके बनता है, ठीक है, आगे बात करेंगे। लेकिन जो इंटाइन है ये किससे मिलके बना होता है, आप बताओ। ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भी मैं ब्लैक कलर से मैं जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रेड से कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको पहले बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना। इंटाइन के बारे में हमने पढ़ लिया, एक्साइन के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में कि पोलन ग्रेन्स को हम कितने सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। देखो मेन बात आती है पोलन ग्रेन की वायबिलिटी को मेंटेन करके रखना। पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसके पास एक्साइन लेयर है और स्पोरोपोलिन है, इसको हम स्टोर करके रख देंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। पोलन ग्रेन के पास क्या है, एक्साइन लेयर है, और वो एक्साइन लेयर जो है वो मिलके बनी हुई है स्पोरोपोलिन से। अब ये जो स्पोरोपोलिन है ये टूटने वाला तो है नहीं, ना ही ख़राब होने वाला है, तो हम इसको कैसे भी रख सकते हैं। लेकिन मेन बात आती है कि हम इस पोलन ग्रेन की वायबिलिटी को कैसे मेंटेन कर रख सकते हैं। वायबिलिटी क्या है, इट इज़ द पावर टू जर्मिनेट। किसी भी एग को फर्टिलाइज करने की ताकत को बोलते हैं क्या, वायबिलिटी। तो इसकी वायबिलिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर इतना होना चाहिए, और किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन्स क्या होता है। उसके पास दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल, ठीक है। जलीली बात करते हैं, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर होता है एंड उसके पास बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व मटेरियल होता है। और जो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज होता है, इर्रेगुलर शेप होता है इसका, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर शेप का होता है। मैं यहाँ पर ढंग से अंडरलाइन नहीं कर पा रहा, एक सेकंड रुकिए आप, ठीक है। तो होता क्या है, ये क्या होता है, वेजिटेटिव सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है ये इर्रेगुलर शेप का होता है, ये बड़ा होता है। लेकिन जनरेटिव सेल जो है, जनरेटिव सेल ये क्या होता है, स्मॉल होता है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसका जो जनरेटिव सेल है ये किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, तैरता किसके साइटोप्लाज्म में है, ये तैरता है साइटोप्लाज्म किसके, बताओ, वेजिटेटिव सेल के, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस विद डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी डाइसेंस मतलब ये कब शेड होते हैं, तो एट 2 सेल स्टेज, जब सेकंड सेल स्टेज होती है, ठीक है, उस टाइम 60% एंजियोस्पर्म के अंदर शेड हो जाते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन झड़ जाते हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। तो 2 सेल स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन डेहिसेंस कर जाते हैं। लेकिन एट 3 सेल स्टेज इन द रिमेनिंग स्पीसीज, कितने स्पीसीज, कितने परसेंट, 40% स्पीसीज के अंदर क्या होता है, डेहिसेंस हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, मैंने कोशिश की आपको सब चीज़ समझाने की, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अंदर हम जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए पोलन ग्रेन से रिलेटेड, मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह ये पोलन ग्रेन को स्टोर कर रख सकते हैं, इसका साइज़ क्या होता है, कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितना सेल्स होते हैं, इसका साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है, एक्साइन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए और नीट 2021 के लिए, इन सारी क्वेश्चंस को हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार
ठीक है। अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो, अगर मेरी मेहनत पसंद आती है आपको, तो मेरी वीडियो को यार लाइक किया करो और शेयर भी किया करो जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, कहीं भी आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, स्माइल करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे इस टॉपिक के और इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ा है। आज मैंने आपको पढ़ाया कि एक पूरा पूरा मेल पार्ट कैसा होता है। अभी मैंने कोई एक दो चीज़ और पढ़ानी थी, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है तो यार इसको शेयर करो और लाइक कर देना। अगर आप लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो मैं पहचान जाऊँगा कि हाँ, मुझे और भी इसके ऊपर वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी। ठीक है गाइज़, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम करो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। ठीक है गाइज़, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे इस जो भी टॉपिक्स मैंने आपको आज पढ़ा है इनके ऊपर क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन टॉपिक्स। हम यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि हम रोज़ की रोज़ क्या करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप हार्ड वर्किंग, कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग, टेक केयर, बाय बाय।